अब जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। डॉक्टर के ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। उसके बाद डॉक्टर ने क्या कहा, क्या पूछा, मुझे कुछ याद नहीं। याद है तो बस डॉक्टर की वो आखिरी शब्द, जुड़वा बच्चे। आखिर ये हो कैसे सकता है? कहीं तो कुछ गलती हुई है। मेरी रिपोर्ट किसी से बदल गई होगी। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ जबकि मैं कभी किसी के नजदीक आज तक गई ही नहीं, ना कभी कोई रिलेशनशिप रही। और मैं ये सब घर पर कैसे बताऊंगी? पापा को पहले ही मैं पसंद नहीं। ढेरों उलझने, घबराहट अपने अंदर समेटे मैं चल पड़ी घर की तरफ, और एक नए तूफान का सामना करना पड़ेगा। तबीयत की अब मुझे इतनी चिंता नहीं थी जितनी कि पापा के रिएक्शन की। शहर के सबसे बड़े व्यापारी गौतम गुलेरिया की बेटी बिना शादी किए माँ बनने वाली है। हमारे समाज में आज भी बहू बेटियों से ही परिवार के सम्मान को तोला जाता है, और पापा के उसी सम्मान को चोट पहुंचाने वाली हूं मैं। मेरे वजह से मैं डर से कांपते हुए घर लौटी ही थी कि पापा का फोन आया। अच्छे से तैयार होकर डोगरा निवास पहुंचूं, और याद रहे तुम्हें गौतम गुलेरिया की बेटी के तरह तैयार होना है। पता नहीं कब चलते चलते मैं डोगरा निवास आ पहुंची। मन में पहले ही इतने सवाल थे, समझ ही नहीं आ रहा था पापा ने मुझे यूं सज धज कर यहाँ क्यों बुलाया। ये इस चमक दमक वाली दुनिया से ही तो वो मुझे दूर रखते आए हमेशा से। पैदल चलने की वजह से मेरी सांसें उखड़ रही थी। मन और शरीर दोनों को संभालते हुए मैं डोगरा निवास के सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। लोगों को बात करते सुना, तब पता चला कि ये पार्टी कुणाल डोगरा के पिता ने रखी है। बेहद शानदार बनारसी सिल्क साड़ी पहने खड़ी एक आंटी ने धीरे से कहा, डोगरा साहब, इस पार्टी के जरिए कुणाल की जीवन साथी ढूंढना चाहते हैं, तो इसीलिए पापा ने मुझे कहा था कि गौतम गुलेरिया की बेटी के तरह तैयार होकर आना। पर मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं जीवन के उस मोड़ पर हूं कि कुणाल तो क्या, शायद अब मैं किसी की बीवी बनने लायक नहीं रही। हांफती हुई मैं जैसे तैसे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई तो देखा पापा कोने में खड़े धीरे धीरे मेरी सौतेली बहन कामिनी को कुछ कह रहे थे। उन दोनों ने मुझे नहीं देखा। इधर मेरी नजर बालकनी में खड़े कुणाल और उसके पिता पर पड़ी। शायद मैं इनसे पहले भी कभी मिल चुकी हूँ। याद आया, कुछ ही महीनों पहले कामिनी के जन्मदिन पर पापा ने घर पर जो पार्टी रखी थी उसमें डोगरा परिवार भी आए थे। पापा ने कहा था कि मेहमानों के मुकाबले वेटर कम लग रहे हैं, तो जरा मैं भी काम में हाथ बटा दूं। ट्रे लिए मैं किसी को पानी तो किसी को चाय कॉफी पूछ रही थी। कुणाल ने तो मुझे घर की नौकरानी ही समझ लिया था। मैं अपनी सोच में खोई हुई थी कि कभी यादों के सन्नाटे को चीरते हुई एक आवाज आई। कुणाल अपने पिता से कह रहा था, मेरी जिंदगी का फैसला आप कैसे ले सकते हैं? आपने सोचा भी कि कैसे लिया? मैं कैसे उस मोटी से शादी करूंगा? शायद उन दोनों को अंदाजा नहीं था कि नीचे खड़ी मैं उनकी बातें साफ साफ सुन पा रही। पता नहीं कुणाल के पिता किससे उसकी शादी करवाना चाह रहे थे। जाने कौन बदनसीब होगी जिसे मालूम ही नहीं उसके पीठ पीछे इस तरह उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। खैर
बड़े दरवाजे से होती हुई मैं पार्टी हॉल में आ गई। सामने ही रोहित मारवा खड़ा था। अनजानों की भीड़ में इकलौता अपना सा। मैं दौड़ कर उससे मिलना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि मैं ठीक हूँ। मेरे कदम अपने आप ही उसके तरफ बढ़ने लगे कि अचानक कुणाल डोगरा के पिता की आवाज हॉल में गूंजने लगी। देवी और सज्जनों, मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप सब यहाँ आए। मैं और मेरा परिवार बेहद खुशी के साथ ये बताना चाहते हैं कि मेरे बेटे कुणाल की शादी गौतम गुलेरिया जी की बड़ी बेटी अनिका के साथ तय हुई है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद देंगे। पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। मैं हैरानी से कभी कुणाल को तो कभी अपने पापा को देख रही थी। पापा ने बिना मुझसे पूछे मेरी मर्जी जाने कुणाल से मेरी शादी पक्की कर दी। वो बाहर जो मैंने कुणाल को कहते सुना था, वो मोटी मैं ही थी। जाने कितने और दर्द झेलने हैं मुझे। पापा को कैसे बताऊं कि मैं शादी नहीं कर सकती किसी भी हालत में। मैं पापा के पास गई उन्हें धीरे से अपना सच बताने, लेकिन वो बिना कुछ सुने मेरा हाथ पकड़े मुझे स्टेज पर ले जाने लगे। घबराहट में मैंने अपना हाथ छुड़वा लिया और जोर से बोल पड़ी, नहीं ये नहीं हो सकता। पर मेरी आवाज पापा को सुनाई ही नहीं दी। वो तो बस मेरा हाथ पकड़कर तेजी से स्टेज के तरफ बढ़ रहे थे। उनकी तेज चाल से मैं कदम से कदम नहीं मिला पा रही थी। ऐसा लगने लगा मानो मैं गिर ही पड़ूंगी। मेरे पैर लड़खड़ाने लगे तो मैंने पास खड़े एक व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। देखा तो वो रोहित था। मैं कुछ बोलना चाहती थी, मदद भी मांगना चाहती थी, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। जाने क्यों आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था। ऐसा लग रहा था सब कुछ धुंधला गया है। अगले दिन आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। पापा मेरे बेड के पास खड़े थे, आंखों में गुस्सा लिए। मुझे होश में आते देख वो जोर से चिल्लाए, तुमने सब बर्बाद कर दिया है। इतनी मुश्किल से डोगरा फैमिली में तुम्हारा रिश्ता किया था और तुमने अपनी बेशर्मी से मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब क्या जवाब दूं मैं कि मेरी बेटी बिना शादी किए मां बनने वाली है? जरा भी सोचा क्या इज्जत रह जाएगी मेरे समाज में? हम क्या मुंह दिखाएंगे? तुम्हारी बहन कामिनी, उस पर इन सब का क्या असर होगा? तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह पूरे खानदान की इज्जत नीलाम करते हुए? हो तो तुम अपनी माँ की ही, खैर माँ की ही तो बेटी हो तुम। ये कहते हुए पापा बाहर चले गए। पापा ने मुझे शहर से दूर अपने फार्म हाउस पर बंद कर रखा था। कहने के लिए फार्म हाउस था, लेकिन मुझे तहखाने से भी बाहर नहीं आने दिया जाता था। दरवाजे पर ताला था जिसकी चाबी जाने किसके पास थी। ताला दिन में 2 बार ही खुलता था, जब कोई मुझे खाना दे जाता था। हफ्ते में 1 बार डॉक्टर आकर चेक कर जाती थी, बस। बाकी पूरा दिन मैं उस अंधेरे रूम में घुटती रहती थी। फोन, टीवी, इंटरनेट कुछ नहीं था मेरे पास। शायद जेल भी इससे बेहतर होती होगी, क्योंकि वहां बात करने के लिए कोई तो होता होगा। इधर इतनी तकलीफें, जी घबराना, उल्टियां, सब कुछ मैं अकेले झेल रही थी। कभी कभी मन करता था बस खुली हवा में सांस ले पाऊं, मगर किसको कहती मैं ये सब चीज? सिर्फ दीवारें ही मेरे
साथी थे यहाँ, दिन हफ्ते महीने बस चले जा रहे थे। अगर आज माँ जिंदा होती तो जिंदगी कितनी अलग होती, यही सोचती रहती थी। शायद वो मेरा यकीन करती जब मैं उन्हें बताती कि मुझे खुद इन सब के बारे में नहीं पता, मुझे नहीं पता मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा। 9 महीने बीत गए और आखिर वो रात आ गई जिसका मुझे इंतजार भी था और डर भी। मेरी नींद अचानक तेज दर्द के साथ खुली, ऐसा दर्द जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। घंटों तक मैं दर्द से चिल्लाती रही, फिर अचानक दरवाजा खुला और डॉक्टर भागकर मेरे पास आई। बस थोड़ी देर और। डॉक्टर की आवाज में ना फिक्र थी ना दया, बस वो मशीन के तरह अपना काम कर रही थी और मैं दर्द से जूझते मेरी सांसें उखड़ने लगी थी कि तभी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। डॉक्टर ने बताया मुझे लड़का हुआ है, पर इससे पहले कि मैं अपने बेटे को देख पाती, गले से लगा पाती, पापा ने बच्चा डॉक्टर से छीन लिया और वहां से चले गए, मुझे रोते बिलखते छोड़कर। मुझे मेरे बेटे को देखने तक का मौका नहीं दिया गया था। अब पापा प्लीज नहीं, वो मासूम बच्चा है, प्लीज मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। मैं रोती रही, मैं गिड़गिड़ाती रही, अपने बेटे से मिलने की भीख मांगती रही, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। हमेशा की तरह मुझे अनसुना कर दिया। अभी मैं संभाल भी नहीं पाई थी कि फिर तेज दर्द उठा। डॉक्टर ने बताया इस बार लड़की भी है। मैंने देखा डॉक्टर, मेरी बेटी मुझे देने के बजाय नर्स को पकड़ाने जा रही थी। जाने उस पल मेरे अंदर क्या टूटा, जैसे किसी ने मुझे बिजली का झटका दिया हो। अपने अंदर की सारी ताकत समेटकर मैंने डॉक्टर के हाथों से अपनी बेटी छीन ली और अपनी बेटी को सीने से लगाया। बेसुध सी दौड़ पड़ी। उस जख्मी हालत में भी मैं भागती रही। मन में बस एक ही बात थी, मुझे अपने बच्चों को बचाना है, अपने बेटे को ढूंढना है और यहाँ से चले जाना है बहुत दूर, जहाँ मेरे पापा का साया भी ना हो। और शायद किस्मत को ये भी मंजूर नहीं। अचानक से मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। मैं चिल्लाते हुए पीछे मुड़ी तो देखा पापा खड़े थे। मेरी मासूम बच्ची जमीन पर गिर गई थी और जोर जोर से रो रही थी। मुझे जाने दो, मैंने पापा से आखिरी बार विनती की। तुम्हें सच में लगता है तुम भाग जाओगी और मैं तुम्हें भागने दूंगा? पापा माथे पर बगैर किसी शिकन के बोल रहे थे। मेरे लिए जिंदगी खत्म हो गई थी, अब कुछ बाकी नहीं बचा था। मैं हार मान ली थी।